गुरुजी। हाँ जी। सो गए। अभी चित्र बना रहे सर। रे ऋतिक। राहुल। हाँ रे। हाँ अनुराग। हाउ आर यू? लल्लन टॉप। मुंगेर वाला ऋतिक। रे बिहारी बाबू ऋतिक। मनीष। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। सबसे पहले बोल रहा हूँ कि जो होमवर्क दिया था वो कंप्लीट कर लिया ना यार? हेलो। यस सर। यस सर। एक्सरसाइज 1 में जी सेक्शन तक कर लिए ना? यस सर। यस सर। तो लास्ट के 20 मिनट्स में हम वही डिस्कस करेंगे। अभी मैं ये आगे का जो पार्ट है उसको पढ़ा देता हूँ, ठीक है? यस सर। स्क्रीन पर दिख रहा है ना क्लियरली? यस सर। चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो देखो, पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को प्रॉपर्ली स्टडी कर लिया था और ढंग से उसको नोट कर लिया ना यार? हाँ सर। यस सर। फोटो या स्क्रीनशॉट दिए थे उसे ढंग से नोट कर लिया होगा, ठीक है? और हाँ सर। है ना, सबसे लास्ट में जो चीज बताई थी वही पता चल गई होगी। ठीक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि किसी भी फील्ड में टेस्ट चार्ज को छोड़ें तो वो किसी एक फील्ड लाइन का फॉलो करेगा या नहीं करेगा ये पूछता है। तो उसका आंसर मैंने बताया था ना, है ना? तो उसका आंसर मैंने क्लियरली बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी और पैरेलल होंगी, तब तो छोड़ने पर चार्ज किसी एक फील्ड लाइन का फॉलो करेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी कर्ड होती है, तो छोड़ने पर चार्ज किसी एक फील्ड लाइन का फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने बताया था ना कि इस केस में चार्ज एक फील्ड लाइन से दूसरी, दूसरी तीसरी से कॉम्प्लिकेट टाइप से मूव करेगा, बाकी किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी पूछा है ना। अब तुम याद रखना कि इसी का एक क्वेश्चन मैं अगला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में पूछूंगा। ठीक है, तो उस टाइम तक भी ये चीज ध्यान रखना। कई लोग बेवकूफी करते हैं, गलती करते हैं। जैसे मैं अभी पूछ लेता हूँ, चलो कितनी बुद्धि है वो देखता हूँ। ठीक है ना, आगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें एक नॉन कंजर्वेटिव एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक एबनॉर्मल या नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसकी लाइन क्लोज लूप या सर्कुलर होती है। तो बताओ, इसमें अगर किसी टेस्ट चार्ज को रिलीज करें तो टेस्ट चार्ज क्या सर्कुलर मोशन करेगा? नो सर। नहीं करेगा। ये तो अभी मैंने चमका कर बताया था कि बताओ, इस बार भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी नहीं है, कर्ड है, तो छोड़ने पर चार्ज किसी एक फील्ड लाइन का फॉलो नहीं करेगा। बताओ, इस इंस्टेंट पर इस पर फोर्स टेंजेंशियली ऐसा लगेगा तो चार्ज इधर पहुंच जाएगा, तो यहाँ से किसी दूसरे फील्ड लाइन पे पहुंच जाएगा। तो वेलोसिटी ऐसी है, फोर्स ऐसा बीच में मूव करेगा, तो एक से दूसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी, इस टाइप से कॉम्प्लिकेटेड मूव करेगा, बाकी किसी एक फील्ड लाइन का फॉलो नहीं करेगा। लेकिन तुम बताओ कि इस बेचारे चार्ज को किसी सर्कुलर ट्यूब में बंद कर दें, तो बताओ अब ये सर्कुलर मोशन करेगा या नहीं? यस सर। करेगा, तो मजबूरी है यार। सर्कुलर ट्यूब में बंद कर दिया और कहीं जा ही नहीं सकता है, तो मजबूरी में ये किसी एक फील्ड लाइन का फॉलो करेगा, मतलब सर्कुलर मोशन करेगा। लेकिन फ्री छोड़े तो सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। सेम क्वेश्चन में उधर पूछूंगा, कई मूर्ख लोग गलती करेंगे। ठीक सर ठोकर खा खा कर करेगा। ठीक है ना, तो ये हमने कर लिया। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये अपनी शीट और ऐसे तो कहीं नहीं दे रखा है, लेकिन
अपने सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक ना, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो एक बार सुन लेना, अपनी पासबुक में भी ये दिया होता है क्वेश्चन, ठीक ना। देख लेना। तो देखो, किसी भी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, किसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमको दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में पैरेलल तो है लेकिन इक्वल डिस्टेंस नहीं है। दिख रहा है ना चित्र में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में पैरेलल तो है लेकिन इक्वल डिस्टेंस नहीं है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है मतलब रेयर है, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास में तो डेंस है। तो बस हमको पूछा है कि इस टाइप की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन पॉसिबल है या नहीं। मतलब इनके कहने का मतलब है कि इस टाइप का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो वो ईमानदार या कंजर्वेटिव होगा या नहीं होगा, वो देखना है ना। हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं। तो हमको दे रखा है कि किसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन म्यूचुअली पैरेलल तो है लेकिन इक्वल डिस्टेंट नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर मतलब रेयर है और यहाँ डेंस है। और इतना हम अच्छे समझते हैं, है ना, इतना हम अच्छे समझते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है मतलब रेयर है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। याद है ना, तो हमको पता है कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर मतलब रेयर है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल पास पास सटी है मतलब डेंस है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है, छोटा E1 बोल लेता हूँ, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो बड़ा E2 लिख देता हूँ, ठीक है। बस अब हमको देखना है कि इस टाइप की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन पॉसिबल है या नहीं, वो देखना है। तो तुम खुद बताओ कि बताओ, अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की लाइन है तो कंजर्वेटिव होनी चाहिए। तो एक बार चेक करते हैं कि ये फील्ड कंजर्वेटिव होगा या नहीं होगा, वो चेक करते हैं। सही बोला ना? हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स की लाइन है तो कंजर्वेटिव होनी चाहिए। तो एक बार चेक करते हैं कि फील्ड कंजर्वेटिव होगा या नहीं होगा, वो चेक करते हैं। तो देखो, उसके लिए वही सिंपल सा तरीका है यार, कि इधर क्यू नॉट का कोई छोटा सा टेस्ट चार्ज लेते हैं, है ना। क्यू नॉट को कोई छोटा टेस्ट चार्ज लेते हैं और इस टेस्ट चार्ज को हम ऐसे कंप्लीट चक्कर में घुमाते हैं। तो बताओ, अगर एक कंजर्वेटिव फील्ड होगा तो कंप्लीट चक्कर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का टोटल वर्क डन कितना होना चाहिए? 0 0। Zero. तो यही करते हैं कि प्लस क्यू नॉट का कोई छोटा टेस्ट चार्ज लेते हैं, इसको ऐसे कंप्लीट चक्कर में घुमाते हैं। तो बताओ, इस पूरी साइकिल में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का टोटल वर्क डन 0 आ गया तो ठप्पा लग जाएगा कि फोर्स कंजर्वेटिव होगा। और अगर पूरे चक्कर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन नॉन जीरो आ गया तो ठप्पा लग जाएगा कि ये नॉन कंजर्वेटिव मतलब बेईमान होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो प्लस क्यू नॉट का टेस्ट कर लेते हैं, इसको एक कंप्लीट चक्कर में घुमाते हैं। तो इस पूरे चक्कर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन कितना होगा वो देखते हैं। सबसे पहले बताओ, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव है ना, हमारा नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क पूछ रहा हूँ। तुम खुद बताओ कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर है तो इस पर फोर्स भी आगे की ओर लगेगा और इसको डिस्प्लेस भी आगे की ओर करा रहे हैं। तो इस वाले पार्ट में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, तो इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव होगा लेकिन छोटा पॉजिटिव होगा। बताओ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कम होगा, तो वर्क डन पॉजिटिव तो होगा लेकिन छोटा पॉजिटिव होगा, जैसे मान लेते हैं कि +3 है, ठीक है। उसके बाद बताओ, इन दोनों पाथ में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन 0। तुमको बताओ कि ये वाला और ये वाला जो पाथ है उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। सही बोला ना? यस सर। तो बोल सकते हैं कि इस और इस लाइन में तो है ना, इस और इस लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। और फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा मतलब इन दोनों पार्ट में तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क डन 0 होगा। जो भी वर्क डन होगा इस और इस पार्ट में होगा। तो इस पार्ट में देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव होगा लेकिन छोटा पॉजिटिव होगा। अब इस वाले पार्ट में देखते हैं। बताओ, इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव, बड़ा नेगेटिव। तुम बताओ, सही। तुम खुद बताओ कि इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर है तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिकल फोर्स भी आगे की ओर लगेगा, लेकिन इसको जबरदस्ती डिस्प्लेस पीछे की ओर करा रहे हैं। तो बताओ, इस वाले पार्ट में जो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट है, तो बस डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट है, तो इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन नेगेटिव लेकिन बड़ा नेगेटिव यार। सही है ना? तुमको बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है, डेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी ज्यादा होगा।
तो होता इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव तो होगा, लेकिन बड़ा नेगेटिव जैसे -10 होगा। तो सब तुम शक्ल देखते ही बताओ कि इन दोनों पार्ट में तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क डन 0, इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क डन लेकिन छोटा नहीं, सॉरी, इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव लेकिन छोटा पॉजिटिव, और इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव लेकिन बड़ा नेगेटिव। तो होता सबको ऐड करोगे तो होता इस पूरी साइकिल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ओवरऑल वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, है ना, कॉमन सेंस बोल सकते हैं। इन दोनों पार्ट में इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क डन 0, इसमें इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव लेकिन छोटा पॉजिटिव, और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन नेगेटिव लेकिन बड़ा नेगेटिव। तो होता है छोटा पॉजिटिव और बड़ा नेगेटिव है, सबको ऐड करोगे तो है ना, सबको ऐड करोगे तो पूरी साइकिल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ओवरऑल वर्क डन नेगेटिव होगा। मतलब बताओ इस पूरे चक्कर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिजल्टेंट वर्क डन 0 नहीं है, नॉन जीरो है। तो तुम बताओ कि इस पूरे तुमको बताओ कि इस पूरे चक्कर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ओवरऑल वर्क डन 0 नहीं, नॉन जीरो है। मतलब ठप्पा लग गया कि जो फील्ड होगा वो एक नॉन कंजर्वेटिव होगा, कह सकते हैं ना। इस पूरे चक्कर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ओवरऑल वर्क डन 0 नहीं, नॉन जीरो आ रहा है। मतलब पता चल गया कि ये जो फील्ड होगा वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होगा। और बताओ नॉन कंजर्वेटिव होगा इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन तो कंजर्वेटिव होती है ना, जबकि नॉन कंजर्वेटिव है। तो नॉन कंजर्वेटिव मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। हो सकता है कि किसी दूसरे फील्ड को रिप्रेजेंट करे, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। Cannot the electrostatic field line. है ना, हो जाएगा ना? हेलो, Yes. तो इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, 2 मिनट के लिए। जिस सर डिस्कशन बताएं, डिस्कशन लास्ट के 20 मिनट्स में वही करेंगे। ओके सर। ये फर्स्ट पे लिख पाए हो? ये फर्स्ट पेज ही है, हो गया है नोट, हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। लिखना भूल गया, सॉरी, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, जिसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ध्यान रखना कि अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं। बाकी आगे जब मैग्नेटिज्म का चैप्टर आएगा तो वैसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे, है ना। दोनों के कंसेप्ट सिमिलर होते हैं, तो यहाँ कंसेप्ट ढंग से पढ़ लेना, वहां पूरे कंसेप्ट नहीं बताएंगे, वहां डायरेक्ट उसका यूज ही करेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, इसको पढ़ते हैं। और हर एग्जाम का फेवरेट पार्ट होता है, क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं इससे। तो चलो, आवाज आ रही है ना, क्लियर? चलो एक बार देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, वो देखते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को 2 टाइप से डिफाइन किया जाता है, एक तो इंडिया के बाहर अलग टाइप से और इंडियन डेफिनेशन। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का सबसे सिंपल मीनिंग ये होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस को जितना काटता है उसको फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे बताओ अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने आकर के खड़ी हो गई हो, फीलिंग से बताओ कि
सरफेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर सामने आकर खड़ी हो गई हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को ज्यादा काटेगा तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा। ऐसे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा टेढ़ा, सॉरी सरफेस थोड़ी टेढ़ी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कम काट पाएगा, मतलब फ्लक्स कम होगा। और ऐसे बताओ कि अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो, नहीं काट पाएगा, नहीं काट है ना, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेंगता हुआ ही चला जाएगा, काट ही नहीं पाएगा, तो फ्लक्स बिल्कुल जीरो Yes, होगा। sir. सही है ना? है ना? बस हम बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये बोल सकते हैं, है ना, परफेक्ट शब्दों में ये बोल सकते हैं कि कोई भी, सॉरी, ये बोल सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस को जितना काटता है उसको फ्लक्स बोलते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को ज्यादा काट रहा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा। ऐसे ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को कम काट पाए तो फ्लक्स कम होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल ही निकल जाए, काट ही नहीं पाए, तो फ्लक्स बिल्कुल जीरो होगा। ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ, है ना। बस हमने कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को जितना काटता है उसको फ्लक्स बोलते हैं, यही सबसे बेस्ट मीनिंग है। लेकिन चलो एक बार में, आवाज आ रही है ना यार? हेलो, Yes, sir. कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को जितना काटता है उसको फ्लक्स बोलते हैं। बाहर तो ये डेफिनेशन देते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को जितना काटता है उसको फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन चलो एक बार अपनी इंडियन डेफिनेशन भी देख लेते हैं जो अपनी इंडियन बुक में दी होती है। ठीक है, तो देखो अपनी इंडियन बुक में डेफिनेशन ये दी होती है कि किसी भी सरफेस से गुजरने वाली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फ्लक्स बोलते हैं। ये तो ध्यान रखना कि अपनी इंडियन बुक में डेफिनेशन ये दी होती है कि किसी भी सरफेस से गुजरने वाली या किसी भी सरफेस को काटने वाली टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं उसको इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बोलते हैं। तो इसकी भी भावना वही है यार। तुम बताओ कि अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर आकर खड़ा हो जाए तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी, बोल सकते हैं ना यार? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, सरफेस sir. बिल्कुल परपेंडिकुलर आकर खड़ा हो जाए तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी तो फ्लक्स ज्यादा होगा। टेढ़ी होंगी तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी, फ्लक्स कम होगा। और अगर यार बाहर डिस्टरबेंस हो रहा है, मैं रुक रहा हूँ 2 मिनट। Yes, sir. हाँ सॉरी, फिर से बोलो, है ना। तो इंडियन डेफिनेशन ये बोलती है कि किसी भी सरफेस से पास होने वाली टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन को फ्लक्स बोलते हैं। तो बताओ सरफेस परपेंडिकुलर आकर के खड़ी हो गई तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे गुजरेंगी तो फ्लक्स ज्यादा होगा। सरफेस टेढ़ी होंगी तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर पाएंगी, फ्लक्स कम होगा। और सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो तब तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको काट नहीं पाएंगी तो फ्लक्स जीरो होगा। ठीक है, तो दोनों की भावना सेम ही है। लेकिन मुझे इंडियन डेफिनेशन थोड़ी बेवकूफी भरी लगती है। तुम बताओ कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रियल होती है क्या? तुम बताओ नहीं सर, कि क्या बिल्कुल चार्जेस से, एक मिनट, तुम बताओ कि क्या चार्जेस से वास्तव में से तीर निकलते हैं क्या? नो सर. नहीं निकलते। देखता कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को काउंट करना और वो नॉनसेंस लगता है। बाकी समझ जाना है कि दोनों की भावना एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, बस कहने के अलग अलग तरीके हैं, तो दोनों ध्यान रखना। इंडिया के बाहर ये बोलते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को जितना काट पाएगा उसको फ्लक्स बोलेंगे, और इंडियन डेफिनेशन ये बोलती है कि किसी भी सरफेस से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरती है, काटती है, उसी को फ्लक्स बोलते हैं। तो दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, बाकी मुझे इंटरनेशनल डेफिनेशन ज्यादा सही लगती है, मैं इसी का यूज करूंगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को जितना काटता है उसको फ्लक्स बोलते हैं, डेट्स ऑल। तो देखो ये तो फ्लक्स का हमने सिंपल मीनिंग देखा है ना, ये तो फ्लक्स का सिंपल या लिटरल मीनिंग देखा। अब हम फ्लक्स का मैथमेटिकल मीनिंग देखते हैं, सही है ना। तो अभी तो हमने फ्लक्स का सिंपल मीनिंग देखा, लेकिन अब फ्लक्स का मैथमेटिकल मीनिंग देखते हैं। मतलब देखते हैं कि फ्लक्स के अंदर क्या क्या छुपा होगा, मतलब फ्लक्स किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा वो देखते हैं। बताओ, फिजिक्स में हर बेसिक चीज को ऐसे ही देखते हैं ना यार? हेलो, Yes, sir. फिजिक्स में हर बेसिक चीज को ऐसे ही देखते हैं, तो यहाँ भी देखते हैं कि जो फ्लक्स है उसके अंदर कौन कौन छुपा हुआ है, मतलब फ्लक्स किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा वो थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो चलो तो अपने फीलिंग से बताओ कि बताओ फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा? बताओ, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, है ना, फीलिंग से बोल सकते हैं कि फ्लक्स एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, है ना, फीलिंग से बोल सकते हैं कि बता इलेक्ट्रिक, प्लीज आवाज नहीं, हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो, यार मत आवाज करो। हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो तो सरफेस को कम काट पाएगा, मतलब फ्लक्स कम होगा।
और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो सरफेस को ज्यादा काट पाएगा, मतलब फ्लक्स ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ चित्र से ही दिख रहा है। जैसे मान लेते हैं कि सरफेस एरिया तो हम सेम रखते हैं, ध्यान से देखना, तो मान लेते हैं कि हम सरफेस एरिया तो सेम रखते हैं लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कराते हैं। तो चलो पहले केस में मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो तुम बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेयर होंगी, सही है ना, कि इलेक्ट्रिक sir. फील्ड कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेयर होंगी, तो सरफेस को कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काट पाएंगी तो फ्लक्स कम होगा। और ऐसे बताओ कि किसी भी प्लेस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, मतलब डेंस होंगी, तो सरफेस को ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काट पाएंगी, मतलब फ्लक्स ज्यादा होगा। तो फालतू अब हमको फ्लक्स की सरफेस एरिया पे डिपेंडेंट देखनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रखते हैं, है ना, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रखते हैं, लेकिन पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने हम कोई छोटी सी सरफेस रखते हैं और अगले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने कोई बड़ी सरफेस रखते हैं। तो बस तुम फीलिंग से बताओ कि बता इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है लेकिन पहले केस में इलेक्ट्रिक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आता है। जैसे तुम याद करके बताओ कि न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ा होगा कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स इक्वल टू भी मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आता है। वर्क में भी आता है, वर्क प्रोपोर्शनल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क इक्वल टू भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ भी 1 आता है। टॉर्क में भी आता है, बताओ टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एफ आर, तो टॉर्क इक्वल टू भी एफ इंटू आर। तो ध्यान रखना, जैसे फोर्स, वर्क, टॉर्क, इन सब में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आता है, तो वैसे यहाँ भी वही होता है कि लोगों ने फ्लक्स की यूनिट ऐसे एडजस्ट की गई ताकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आए। तो हम पक्का बोल सकते हैं कि फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू ई इंटू एस, तो फ्लक्स इक्वल टू भी ई इंटू एस, ये हो गया, सही है ना। तो ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। No, sir. No, sir. प्रोपोर्शनल टू ई इंटू एस, तो फ्लक्स इक्वल टू बी इंटू एस। तो ध्यान रखना कि अब पीछे की पूरी रामायण ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, फालतू के चित्र बनाए तो ध्यान रखना कि सॉरी, ध्यान रखना कि अब पीछे की, है ना वही, अब पीछे की फालतू पूरी रामायण देखने की जरूरत नहीं है, अब इसको डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है ना। तो अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा हो तो उस केस में फ्लक्स कितना होगा, सिंपली ई इंटू एस। परपेंडिकुलर काट रहा था ना यार, तुम खुद बताओ, इस सारे चित्र में इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर काट रहा था, सही है ना। तो ध्यान रखना कि अब पीछे की पूरी हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ध्यान रखना कि, है ना, डायरेक्ट ध्यान रखना कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा हो तो सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होगा, सिंपली ई इंटू एस, जब ई तो काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एस सरफेस एरिया। तो एक केस देखा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा था। अब चलो दूसरा केस वो देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है, और तुम खुद बताओ
कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल हो तब तो फ्लक्स आंखें बंद करे कितना होगा? 0 0। हम साफ साफ देख सकते हैं, इसमें तो मैथमेटिक्स लगाने की भी जरूरत नहीं है। कोई अनपढ़ भी बोल सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बिल्कुल पैरेलल हो तो सरफेस के ऊपर रेंगते हुए निकल जाएगा, काट ही नहीं पाएगा, तो फ्लक्स बिल्कुल 0। तो दो चीजें तो हमने निकाल ली। सॉरी, प्लीज ध्यान रखना कि पीछे की हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है, प्लीज आवाज नहीं है, तो पीछे की हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है। दो चीजें कंपैरेटिवली याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस, प्लीज मत आवाज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा हो तो सबसे ज्यादा काटेगा, फ्लक्स मैक्सिमम होगा E into S, और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल हो तो काट ही नहीं पाएगा, तो फ्लक्स आंखें बंद करके 0। तो बताओ, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर पैरेलल था, लेकिन अब तीसरा केस लेते हैं, तो अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ा है। अब फ्लक्स कितना होगा वो देखते हैं, तो इसको ध्यान से देखना, चिंता मत करना, मैं वापस पीछे की स्लाइड पे आऊंगा, अभी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एक बार, है ना। तो अब मेन केस लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि टेढ़ा है, उसको देखते हैं। तो देखो, इस बार भी मान लेते हैं कि कोई सरफेस है और उसका सरफेस एरिया S मान लेते हैं, और देखो मैं पहले से ही बता रहा हूँ, है ना, मैं पहले से बता रहा हूँ कि फ्लक्स में मैं बार बार जो सरफेस शब्द का यूज करता हूँ ना, तो ये मत समझना कि सरफेस किसी कागज की, किसी कपड़े की, या किसी मेटल की सरफेस है, ये एक इमेजिनरी सरफेस होती है, समझ गए ना, मेटल की मत मान लेना। तो ध्यान रखना, इस बार ही मान लेते हैं कोई सरफेस है जिसका सरफेस एरिया S है, और चलो मान लेते हैं कि ये सरफेस पर बनाया गया नॉर्मल है, दिख रहा है ना चित्र में? हेलो, सर Yes, sir. दिख रहा है। कोई सरफेस है, इसका सरफेस एरिया S, और इस सरफेस पर बनाया गया नॉर्मल है, और ये भी तुमको पता होगा कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल होती है, पढ़ा है 11th में? यस सर। ये तो ध्यान रखना, 11th में तुमने मैथमेटिकल टूल में पढ़ा होगा कि एरिया भी एक वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। कभी भी सरफेस ऐसा होगा तो एरिया उसके परपेंडिकुलर इस टाइप से होगा, सरफेस ऐसा होगा तो एरिया परपेंडिकुलर ऐसा होगा, ठीक है। याद रखना कि एरिया एक वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर या नॉर्मल होती है, तो इसमें एरिया को एस वेक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो फिर से बोला, सॉरी, कि वही इस बार मान लेते हैं कोई सरफेस है, इसका सरफेस एरिया एस है, और चलो ये मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि सरफेस पर बना गया परपेंडिकुलर नॉर्मल है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी नॉर्मल के अलोंग ही होती है, ठीक है। अब चलो मान लेते हैं कि इसको काटने वाला कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको काटने वाला कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमको अच्छे पता है कि बता इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता तो फ्लक्स सिंपली E into S, और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बिल्कुल पैरेलल होता तो फ्लक्स बिल्कुल 0। लेकिन, है ना, लेकिन इस बार जो इलेक्ट्रिक, है ना, इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो न तो सरफेस के परपेंडिकुलर न सरफेस के पैरेलल है, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ा है, और चलो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल के साथ थीटा एंगल पर है। आवाज आ रही है ना, कोई ध्यान रखना कि कोई, सॉरी, इस मान लेते हैं कोई इमेजिनरी सरफेस का सरफेस एरिया S है, इस बार इसको काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ा है जो नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। बस इस बार इस बार इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होगा वो देखना है। तो चलो तुम शक्ल देखते ही बताओ, है ना, शक्ल देख के बताओ कि इस बार पूरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को काटेगा या इसका एक कंपोनेंट ही काटेगा? कंपोनेंट से बताओ कि पूरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को काटेगा, इसका एक कंपोनेंट ही काटेगा? कंपोनेंट काटेगा नहीं बोला, तो बस उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट कर लेते हैं। प्लीज आवाज नहीं यार, प्लीज आवाज नहीं। तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट करते हैं। बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट तो नॉर्मल डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट इस सरफेस के पैरेलल होगा। सॉरी बच्चों, थोड़ा डिस्टर्बेंस है ना, तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ा है तो पूरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं काटेगा, इसका एक कंपोनेंट ही काटेगा। तो इसके कंपोनेंट कर लेते हैं, एक कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर और एक सरफेस के पैरेलल। चलो आराम सॉरी आराम से बताओ कि बता इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इसके साथ एंगल बन रहा है तो कॉस कंपोनेंट होगा, मतलब E cos थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है तो ये E sin थीटा होगा। तो तुम कॉन्फिडेंटली बताओ
कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट इस सरफेस को काटेगा, बताओ। cos theta, E cos है ना? तो बस हम साफ साफ देख, प्लीज आवाज नहीं, है ना? तो इसके कंपोनेंट कर लिए ना, तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें जो ई साइन थीटा कंपोनेंट है वो तो सरफेस के पैरेलल है ना? देख सकते हैं कि इसमें जो ई साइन थीटा कंपोनेंट है वो सरफेस के पैरेलल है, रेंगता हुआ ही चला जाएगा, काट ही नहीं पाएगा, तो इसके कारण तो फ्लक्स 0 होगा। लेकिन बताया जो ई cos थीटा कंपोनेंट है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये सरफेस को काटेगा, मतलब फ्लक्स इसी के कारण होगा, है? तो देख सकते हैं ई cos थीटा कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये सरफेस को काटेगा तो फ्लक्स इसी के कारण होगा। तो बस तुम कॉमन सेंस से बताओ कि पिछले केस में जो काम ई कर रहा था, इस बार वही काम कौन कर रहा है? ई cos थीटा, है ना? yes हेलो, sir, Yes, तुम sir. खुद देख कर बताओ, तुम खुद बताओ कि पिछले केस में जो काम ई कर रहा था, इस बार वो काम ई cos थीटा कर रहा है, तो तब पिछले केस में फ्लक्स ई इंटू एस आया था, तो इस बार फ्लक्स ई cos थीटा इंटू एस आएगा। तो ये देख सकते हैं कि इसमें ई cos थीटा कंपोनेंट इस सरफेस को काटेगा, फ्लक्स इसी के कारण होगा। और पिछले केस में जो काम ई कर रहा था, इस बार वो काम ई cos थीटा कर रहा है तो पिछले केस में फ्लक्स ई इंटू एस था, तो इस बार फ्लक्स ई की जगह ई cos थीटा इंटू एस हो जाएगा। ये इसको सुंदर जमा करके लिखें तो फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं? ई एस cos थीटा ऐसे लिख सकते हैं, है ना? तो सुंदर जमा करके फ्लक्स को ई एस cos थीटा ये लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना कि अब इतना कचरा करने की जरूरत नहीं है ना, अभी मूर्खों से कंपोनेंट किए थे और ये सब किया था ना, तो देखो अब सॉरी ध्यान रखना कि अब बेवकूफाई से इतना कचरा करने की जरूरत नहीं है, अब इसको डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है ना, तो तुम कंपेरेटिवली याद रखना, क्लियरली बोला हूँ आवाज है, तो आगे कंपेरेटिवली याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर तो फ्लक्स मैक्सिमम ई इंटू एस, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल हो तो फ्लक्स आंखें बंद करके 0, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस से टेढ़ा हो तो फिर फ्लक्स कितना होगा? ई एस cos थीटा, है? तो डायरेक्ट याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो लेकिन सरफेस से टेढ़ा हो तो फिर इस सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होगा? ई एस cos थीटा। जहां ई तो काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, एस इस सरफेस का सरफेस एरिया, और सबसे खतरनाक चीज इसमें थीटा, है ना? सबसे खतरनाक चीज थीटा है तो मैंने तुमको अभी, है ना, मैंने तुमको शुरू में ही बताया था कि इसमें थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ एंगल नहीं है, थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल के साथ एंगल है। सही बोला ना? ये मेन चीज ध्यान रखना कि इस फ्लक्स वाले फॉर्मूले में थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ एंगल नहीं होता है, थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल के साथ एंगल होता है। या बताओ जो एरिया वेक्टर है वो भी सरफेस के नॉर्मल ही होता है ना, तो थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल के साथ एंगल होता है, या दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ एंगल होता है। बोल सकते हैं ना? हेलो, yes sir, ये लिख देता हूँ, थीटा क्या है? एंगल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ सरफेस, नहीं, एंगल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ नॉर्मल। और बताओ जो नॉर्मल डायरेक्शन होती है उसी को हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बोल सकते हैं। बस लास्ट बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो लेकिन टेढ़ा हो तो सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ई एस cos थीटा, ई तो काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, एस सरफेस एरिया, और सबसे मेन चीज थीटा, तो थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ नहीं नॉर्मल के साथ एंगल है, मतलब एरिया वेक्टर के साथ एंगल होता है। तो ध्यान रखना कि जैसे ऑप्टिक्स में हम एंगल नॉर्मल के साथ मेजर करते थे, वैसे फ्लक्स वाले पार्ट में भी एंगल नॉर्मल के साथ मेजर करेंगे। भूल तो नहीं जाओगे ना? हेलो, No, sir. तो ऑप्टिक्स में नॉर्मल के साथ, वैसे इस फ्लक्स में भी एंगल नॉर्मल के साथ मेजर करते हैं ये आ गया, ठीक। अब आगे बढ़ रहा हूँ यार, ये देखो अभी, है ना, हमने फ्लक्स का मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ा हो तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स ई एस cos थीटा होगा। अब चलो अब इस फ्लक्स को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो तुम खुद बताओ, है ना, तुम खुद बताओ कि फ्लक्स का फॉर्मूला एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी इनटू cos थीटा की फॉर्म में आ रहा है सॉरी, प्लीज बताओ, फ्लक्स का फॉर्मूला एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी इनटू cos थीटा की फॉर्म में आ रहा है, और ये चीज तुमको मैथमेटिकल टूल में चमका कर बताई होगी कि पूरी फिजिक्स में कभी भी कोई फॉर्मूला cos थीटा की फॉर्म में आए तो उसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट? dot, डॉट प्रोडक्ट, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी इनटू cos थीटा की फॉर्म में, और तुमको मैथमेटिकल टूल में चमका कर बताया होगा कि कभी भी कोई फॉर्मूला cos थीटा की फॉर्म में है तो उसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। तो तुम बताओ कि जैसे
मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा को हम a वेक्टर डॉट b वेक्टर लिखते हैं, वैसे फ्लक्स es cos थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, e वेक्टर डॉट s वेक्टर, है तो पता होगा ए बी cos थीटा को a वेक्टर डॉट b वेक्टर, वैसे ही फ्लक्स es cos थीटा है तो इसको तुम e वेक्टर डॉट s वेक्टर भी लिख सकते हो, या श्रद्धा हो तो s वेक्टर डॉट e वेक्टर भी लिख सकते हो। बताओ डॉट प्रोडक्ट में क्रम उल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आगे डायरेक्ट याद रखना कि फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला es cos थीटा होता है, cos थीटा की फॉर्म में इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में e वेक्टर डॉट s वेक्टर ये बोल सकते हैं। अब इतना पता होगा तुमको, है ना, इतना तुमको पता होगा कि फ्लक्स के लिए हम es cos थीटा यूज करें या e वेक्टर डॉट s वेक्टर करें, दोनों का मतलब तो सेम होता है, लेकिन कब कौन सा लगाना स्मार्टनेस होनी चाहिए। तुम खुद बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल के साथ अगर एंगल दे रखा हो तो फ्लक्स के लिए es cos थीटा लगाएंगे, और अगर एंगल नहीं दे रखा हो उसकी जगह e और s को i कैप j के मतलब वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो तो फिर क्या लगाएंगे बताओ, डॉट एस वेक्टर डॉट s वेक्टर। तो याद रखना एंगल दे रखा हो तो es cos थीटा, और एंगल नहीं दे रखा हो वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो तो e वेक्टर डॉट s वेक्टर ये लगाएंगे। ये कर लिया। अब देखो और आगे बढ़ा थोड़ा सा है तो देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देख सकते हैं कि बताओ फ्लक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बन गया, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर बन गया ना तो इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं ना, इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि फ्लक्स चूंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है इससे फ्लक्स एक टाइप का स्केलर होगा। ये 11th में पढ़ा होगा ना कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर होता है, तो ध्यान रखना कि जैसे वर्क डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है, पावर डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है, वैसे ही ये फ्लक्स भी चूंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है इससे फ्लक्स एक टाइप का स्केलर है। आवाज आ रही है ना कि फ्लक्स चूंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है इससे फ्लक्स एक टाइप का स्केलर है, और स्केलर है तो इसको स्केलर के टाइप से ऐड कर सकते हैं, मतलब रुपए पैसे के टाइप से ऐड कर सकते हैं। सही बोला ना? Yes, sir. ये फ्लक्स एक टाइप का स्केलर होता है, मतलब इसको स्केलर के टाइप से ऐड कर सकते हैं, रुपए पैसे के टाइप से ऐड कर सकते हैं। वेक्टर एडिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे तुमको बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन पूछो, देखते हैं कितनी बुद्धि चल रही है। जैसे मान लेते हैं सरफेस है और उसको काटने वाले दो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कोई सरफेस को काटने वाले दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण फ्लक्स मान लेते हैं कि 4 वोल्ट इंटू मीटर, और इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे गुजरने वाला फ्लक्स मान लेते हैं कि 6 है, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल 60 है। तो बताओ इस सरफेस से गुजरने वाला रिजल्टेंट फ्लक्स तुम क्या लिखोगे? 10 6 + 4 में तो 10 लिखोगे, या यस सर 1.5 7 टाइप से 7 Seven. लिखेंगे सर 10 7. कोई बोला 7 इससे प्लीज आवाज नहीं, इससे गुजरने वाला रिजल्टेंट फ्लक्स 6 + 4 × 10 लिखेंगे, या 1.5 बुद्धि के टाइप से √4² + 6² + 2ab cos थीटा ये लिखेंगे? 10 लिखेंगे सर चुपचाप 10 ही लिखेंगे, है ना। मैंने भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फ्लक्स ही है यार, है ना। बस मैंने अभी तुमको चमका कर बताया, प्लीज आवाज नहीं, अभी मैंने तुमको चमका कर बताया था कि फ्लक्स चूंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है इससे फ्लक्स पूरी तरह से स्केलर होता है, तो इसको स्केलर के टाइप से ऐड कर सकते हैं, मतलब रुपए पैसे के टाइप से ऐड कर सकते हैं। तुम बताओ जैसे ये कोई पर्दा है, ठीक, और इधर से 4 रुपए आ रहे हैं और इस डायरेक्शन में 6 रुपए आ रहे हैं, तो तुम्हारे पास टोटल कितने रुपए आ रहे हैं? 10 रुपए। कोई 7 रुपए लिखोगे क्या? लोग पत्थर मारेंगे तुमको। तुम खुद बताओ, ये बताओ इधर से 4 रुपए आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में 6 रुपए आ रहे हैं, तुम्हारे पास कितने रुपए आ रहे हैं? 10 रुपए। तो वैसे ही फ्लक्स भी डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है, इससे फ्लक्स स्केलर होता है, इसको भी रुपए पैसे के टाइप से ऐड कर सकते हैं। इसे आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स 4, इसका 6, तो टोटल फ्लक्स आंखें बंद करके 4 + 6 मतलब 10, ये मतलब है। अब तो गलती नहीं होगी ना? No, sir. कोई मूर्ख वो मत लगा देता, √a² + b² + 2ab cos थीटा हो तो तब लगाते जब वेक्टर होता, लेकिन फ्लक्स स्केलर है। चलो अब आगे बढ़ जाता हूँ। अब हम फ्लक्स, चिंता मत करना, पीछे आऊंगा, थोड़ा सा बीच में रुकना नहीं चाहता हूँ, अपना कंसेप्ट पूरा हो जाए उसके बाद में वापस पीछे आऊंगा, ठीक। आगे बढ़ जाता हूँ यार तो अभी हमने फ्लक्स के कंसेप्ट देख लिए सारे, अब इसके क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने के पहले एक बार ये दो स्पेशल केस देख लेते हैं, है ना भाई कि क्वेश्चन करने के पहले दो स्पेशल केस देख लेते हैं, बहुत ही मामूली है, लेकिन आगे चल करके बच्चे मूर्खता पूर्वक कोई डाउट पूछते हैं, तो डाउट आई नहीं, इसलिए मैं यहाँ दोनों स्पेशल केस लिख देता हूँ, है ना। देखना जब मैं गॉस थ्योरम पढ़ाऊंगा ना, सॉरी आगे जब गॉस थ्योरम पढ़ाऊंगा तो मूर्खता पूर्वक क्वेश्चन कुछ न कुछ महान बच्चे पूछेंगे, तो उसमें तुम मत बनना यार, है ना। तो ध्यान रखना कि आगे हम फ्लक्स के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन
क्वेश्चन करने के पहले इसमें दो स्पेशल केस देख लेते हैं। पहला स्पेशल केस वो देखेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और दूसरा स्पेशल केस वो देखेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है। दोनों केस में फ्लक्स कितना होगा वो देखते हैं, है ना, ध्यान से देखना। चलो पहले फर्स्ट स्पेशल, सॉरी, है ना, पहले फर्स्ट स्पेशल केस लेते हैं। तो चलो पहले स्पेशल केस में मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस सरफेस को बिल्कुल परपेंडिकुलर काट रहा है। देखना, तो चलो मान लेते हैं कि इस बार कोई सरफेस है, चित्र दिख रहा है ना, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो चलो इस बार मान लेते हैं कोई सरफेस है, इसका एरिया एस है, काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। और देखो पहले केस में मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को बिल्कुल, चित्र में दिख रहा है ना, कि पहले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस को बिल्कुल परपेंडिकुलर काट रहा है। तो इस बार सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स, प्लीज आवाज नहीं है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा है, इस बार सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा वो देखना है। तो देखो वैसे तो कोई स्मार्ट पर्सन तो लॉजिकली सोच सकता है ना, सॉरी, तो देखो वैसे तो कोई स्मार्ट पर्सन तो लॉजिकली सोच सकता है कि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को सबसे ज्यादा काटेगा। तो इस बार फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और कितना होगा, सिंपली E इंटू एस। शक तो नहीं है? No, sir. कोई स्मार्ट पर्सन फीलिंग से बोल सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर में तो सबसे ज्यादा काटेगा, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, E इंटू एस डायरेक्ट सोच सकते हैं। लेकिन चलो एक बार मूर्खों टाइप से फॉर्मूले से कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको अच्छे पता है कि बताओ फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला कौन सा होता है, ES cos थीटा, अभी बताया था कि फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला ES cos थीटा। तो इसमें सबसे मेन चीज हमको थीटा देखना होता है ना, सबसे मेन चीज थीटा देखते हैं। तो मैंने तुमको चमका कर बताया था ना, मैंने तुमको चमका कर बताया था कि इस फ्लक्स वाले फॉर्मूले में थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल के साथ एंगल होता है, याद है ना। तो थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ नहीं, नॉर्मल के साथ एंगल होता है। तो तुम बताओ कि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो इसका परपेंडिकुलर नॉर्मल के साथ एंगल 0 होगा। शक तो नहीं है? No, sir. इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर नॉर्मल के साथ एंगल 0 होगा, तो तब थीटा 0 होगा तो cos थीटा 1 हो जाएगा, सही है ना। कोई बोल सकते हैं थीटा 0 है तो cos थीटा 1 हो जाएगा, और cos थीटा 1 हो जाएगा तो इस बार फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और कितना होगा, E इंटू एस होगा। लेकिन ध्यान रखना तुम, है ना, ध्यान रखना कि अभी हमने गधों टाइप से इसको मैथमेटिकली किया है ना, ध्यान रखना कि अभी तो मूर्खों टाइप से इस फॉर्मूले का यूज किया, लेकिन आगे से चिल्लर क्वेश्चन में, है ना, आगे से चिल्लर क्वेश्चन में फॉर्मूले को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे तो देखते आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है तो सबसे ज्यादा काटेगा, मतलब इस बार फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और सिंपली E इंटू एस, कोई cos थीटा की जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें मूर्ख लोग कैसे करते हो सुन लेना, अपने इंडिया में कमी नहीं है बेवकूफों की, वो एक मूर्ख लोग कैसे करते हो देखना। तो मूर्ख लोग क्या है ना, मूर्ख लोग क्या करते हैं कि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो गधों टाइप से परपेंडिकुलर सुनते हैं थीटा इक्वल 90 डिग्री लिख देते हैं, है ना, ये करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है तो गधों टाइप से परपेंडिकुलर सुनते ही थीटा 90 रख देते हैं, थीटा 90 तो cos थीटा 0 तो फ्लक्स भी 0, लिखने में भी शर्म नहीं आती है। बताओ ये चीज सही है गलत? आप ऐसा गलत। आवाज निकले, तो ये चीज गलत है यार, मैंने चमका कर बताया था कि इसमें जो थीटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस नहीं, नॉर्मल के साथ एंगल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर तो नॉर्मल के तो एलोंग होगा, इसे थीटा 90 नहीं 0 होगा, cos थीटा 1 तो फ्लक्स E इंटू एस। लेकिन लास्ट बार बोल रहा हूँ कि आगे इस फॉर्मूले को कष्ट देने की जरूरत नहीं, देखते आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर काट रहा है तो सबसे ज्यादा काटेगा, फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और सिंपली E इंटू एस, दैट्स ऑल। हाँ चलो अब दूसरा स्पेशल केस दे रहा हूँ, तो अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है। तो चलो इस बार भी मान लेते हैं कोई सरफेस है, इसका एरिया एस सॉरी, है ना, तो इस बार भी कोई सरफेस है, इसका एरिया एस है ना, और इस बार जो इस बार इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिरा रहे हो सरफेस के बिल्कुल पैरेलल है, तो इस बार इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होगा वो देखना है। देखो कोई स्मार्ट पर्सन तो शक्ल देख, सॉरी यार, कोई स्मार्ट पर्सन तो शक्ल देखते ही बता सकता है कि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बिल्कुल पैरेलल है, तो सरफेस के पैरेलल ही निकल जाएगा, तो रेंगते हुए निकल जाएगा, सरफेस को काट ही नहीं पाएगा, तो फ्लक्स
आंखें बंद करके 0, लेकिन एक बार मूर्खों टाइप से फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो हमको पता है कि फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, ES cos थीटा, और तुमको चमका कर बताया था कि इसमें थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस नहीं नॉर्मल के साथ एंगल है। तो तुम बताओ कि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है तो नॉर्मल से एंगल कितना होगा, 90 90 degree. इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना होगा, 90। तो तब थीटा 90 तो cos थीटा 0, तो इस बार फ्लक्स भी 0 होगा। लेकिन ध्यान रखना कि आगे बेवकूफी नहीं करेंगे, है ना, ध्यान रखना तुम कि आगे बेवकूफ, है ना, आगे से चिल्लर क्वेश्चन में फॉर्मूले को कष्ट देने की जरूरत नहीं है ना, तो आगे फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, आगे तो हम फीलिंग से ही बोलेंगे, सही है ना। तो आगे इस फॉर्मूले से नहीं, बिल्कुल फीलिंग से ही बोल सकते हैं कि बता इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है, तो पैरेलल निकल जाएगा, मतलब रेंगते हुए निकल जाएगा, सरफेस को काट ही नहीं पाएगा, तो फ्लक्स आंखें बंद करके 0, कोई ये cos थीटा की जरूरत नहीं है। अब इसमें मूर्ख लोग कैसे करते हो सुन लेना। तो मूर्ख लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है, गधों टाइप से पैरेलल सुनते ही थीटा 0 लिख देते हैं। सही है गलत? गलत है यार। तुमको बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस से थोड़ी नॉर्मल से एंगल होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है तो नॉर्मल के तो परपेंडिकुलर होगा, इससे थीटा 0 नहीं 90 होगा, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज डायरेक्ट आनी चाहिए। बस अब लास्ट बार बोल रहा हूँ कि इन दोनों केसेस में मैं फालतू फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, है ना, ध्यान रखना, इन दोनों केसेस में फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, आगे शक्ल देखते रहना चाहिए। तो लास्ट बार बोल रहा हूँ कि बता इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर हो सॉरी, है ना, ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर तो सबसे ज्यादा काटेगा, फ्लक्स मैक्सिमम होगा E into S, और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल हो तो काट ही नहीं पाएगा, तो फ्लक्स आंखें बंद करके 0। इन दोनों केसेस में फॉर्मूले को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ा हो, न तो परपेंडिकुलर न पैरेलल, टेढ़ा हो, तो फिर फ्लक्स के लिए ES cos थीटा लगाना होगा। लेकिन इन दोनों चिरकुट केसेस में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो नोट करने दीजिए सर। एक मिनट, लास्ट एक एग्जांपल बताया था, सुन लेना है, थोड़ी सी स्किल पता चलेगी। तो ये हमने फ्लक्स के सारे कंसेप्ट देख लिए, 2 स्पेशल केस भी देख लिए। अब इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई रेक्टेंगुलर सरफेस है, ध्यान से देखना। तो इस बार हमको दे रखा है कोई रेक्टेंगुलर सरफेस है जिसकी लेंथ 10 मीटर है और विड्थ 5 मीटर है, और चित्र से दिख रहा होगा कि रेक्टेंगुलर सरफेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी है। अब देखो इसको काटने वाला कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको काटने वाला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 20 वोल्ट पर मीटर है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ एंगल 30 डिग्री है। तो हमको पूछा है कि इस सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होगा वो देखना है, सही है ना। हमको पूछा है कि इस सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होगा वो देखना है। तो हम साफ साफ देख सकते हैं, सॉरी, है ना, इस सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होगा वो देखना है। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वही सॉरी, साफ साफ देख सकते हैं कि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तो है लेकिन सरफेस से टेढ़ा है। तो बताओ इस बार इससे गुजरने वाला फ्लक्स ES cos थीटा लगाना पड़ेगा। सही बोला ना? हेलो, यस सर Yes, sir. यूनिफॉर्म तो है लेकिन टेढ़ा है, इस तरह से गुजरने वाला फ्लक्स ES cos थीटा लगाना होगा। अब इसमें सबसे मेन चीज थीटा, शक्ल देखते बताओ थीटा क्या लेंगे, 30 डिग्री या 60 डिग्री? 60 बिल्कुल सही, कोई भी मूर्ख नहीं बैठा है, तुम सभी इंटेलिजेंट हो। ये तो बस इसमें सबसे मेन चीज थीटा देखनी है। तो मैंने चमका कर बताया था कि थीटा, है ना, चमका कर बताया था कि थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ नहीं नॉर्मल के साथ एंगल होता है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ एंगल 30 डिग्री है, तो नॉर्मल के साथ 60 डिग्री होगा, तो थीटा का काम 60 डिग्री करेगा। तो इस सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होगा, ES cos थीटा। तो E तो इलेक्ट्रिक फील्ड 20, S इसका सरफेस एरिया, तो रेक्टेंगुलर है तो सरफेस एरिया लेंथ इंटू विड्थ मतलब कितना हो गया, 10 into 5 मतलब 50, और cos थीटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल के साथ एंगल वो 60 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे तो फ्लक्स कितना आ जाएगा यार, 500। हाँ सही, सॉल्व करेंगे तो फ्लक्स 500 आ गया। और यूनिट भी रख सकते हो, ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर, सरफेस एरिया की मीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करोगे तो फ्लक्स की यूनिट वोल्ट इंटू मीटर, ये आ गई। तो देखो इसका आंसर है कि इस सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स 500 वोल्ट पर मीटर।
ठीक है। लेकिन अपनी इंडियन बुक में एक और क्वेश्चन पूछता है कि सरफेस से गुजरने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी होंगी? तो प्रोपोर्शनल होगा उसके। Infinite. सरफेस से गुजरने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी 500 ही लिखेंगे। मैंने बताया था ना यार कि अपनी इंडियन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बताया था ना, इंडियन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी भी सरफेस से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो गुजरती है उसी को अपनी इंडियन लैंग्वेज में फ्लक्स बोलते हैं। तो बस कह सकते हैं कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स 500 है, तो अपनी मूर्खों की लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कितनी गुजर रही होंगी? 500। ठीक है ना? ये कैसे? Yes, sir. जब तक इंडिया में तब तक इंडियन चीजें माननी होंगी, तो बोल सकते हैं कि फ्लक्स 500 है, तो मूर्खों टाइप से लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन गुजरने वाली वो भी 500 लिख देता हूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पासिंग, इससे गुजरने वाली टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन भी हम मूर्खों टाइप से 500 लिखेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को गिन सकते हो वैसे, है ना? तो समझ सकते हैं इतना। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, देख लेना। जैसे इसमें तो लेंथ, सॉरी इसमें तो एंगल दे रखा था, इससे फ्लक्स ES cos थीटा लगाया था, लेकिन एंगल नहीं दे रखा हो, सबको वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो, तब क्या करेंगे? E dot S। वेक्टर फॉर्मूला Vector E लगाएंगे, dot vector S। F वेक्टर ये लगाएंगे। तो चलो एक बार 12 फटाफट आएगा देख, आंसर। एक बार देख लेना। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई सरफेस है जो कि पैरेललोग्राम फॉर्म में है ना, ध्यान रखना। इस बार हमको दे रखा है कोई सरफेस है जो कि एक पैरेललोग्राम की फॉर्म में है ना। अब इसकी किसी भी एक साइड को हम लेंथ वेक्टर मान सकते हैं और उससे जुड़ी हुई दूसरी साइड को विड्थ वेक्टर मान सकते हैं। तो इस साइड को लेंथ वेक्टर मान सकते हैं, तो इसको हमको वेक्टर फॉर्म में 2ik + 3jk, और उससे जुड़ी हुई दूसरी साइड को हम विड्थ वेक्टर मान सकते हैं, ये 2jk - 3kk है। अब देखो इसको काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तो है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 1ik + 2jk + 3kk ये डराने के लिए दे रखा है। तो बस हमको पूछा है कि इस बार इस सरफेस से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना गुजरेगा, या मूर्खों की लैंग्वेज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी होंगी वो देखना है ना? कर सकते हैं। बस हमको शक्ल देखते ही पता चल गया कि होता पिछले केस में एंगल दे रखा था, इससे फ्लक्स के लिए ES cos थीटा यूज किया था, लेकिन इस केस में हमको एंगल नहीं दे रखा है, सबको वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। तो इस बार फ्लक्स का वेक्टर फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब E वेक्टर डॉट S वेक्टर ये यूज करेंगे। सही बोला ना? Yes sir। तो फ्लक्स के लिए वेक्टर फॉर्मूला E वेक्टर डॉट S वेक्टर ये यूज करेंगे। तो E वेक्टर तो हमको लड्डू के टाइप से दे ही रखा है, तो हमको मेनली इसका S वेक्टर मतलब इसका सरफेस एरिया निकाल, है ना? मेनली हमको इसका S वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर निकालना है। और देखो ये चीज तुमने मैथमेटिकल टूल में पढ़ी होगी कि किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर कितना होता है? L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। सही बोला ना? मैथमेटिकल टूल में पढ़ा होगा। तो बताओ ये पैरेललोग्राम है ना, तो किसी भी रेक्टेंगल या किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर होता है L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। बस बताओ L वेक्टर कितना है? 2ik + 3jk क्रॉस B वेक्टर कितना है? 2jk - 3kk। सही लिखा है ना? वही इसका एरिया वेक्टर हम बोल सकते हैं कि इस पैरेललोग्राम का एरिया L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, L वेक्टर इतना है क्रॉस B वेक्टर इतना है। क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तुम खुद बताओ। 2/2 का छोटा क्रॉस प्रोडक्ट है, इसमें डिटरमिनेंट को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, इसको तो हम नॉर्मल मल्टीप्लाई से ही कर लेते हैं। तो फटाफट देखना, चलो पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो तुम बताओ कि कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो 4 ऐसे ही करते हो ना? तुम बताओ कि इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो 4, और i कैप क्रॉस j कैप कितना हो गया? k कैप। फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो -6, और i कैप क्रॉस k कैप कितना होता है? -j कैप। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट का कितना भी हो, लेकिन j कैप क्रॉस j कैप 0, तो हमको अंडा देने का शौक नहीं, लिखेंगे नहीं। फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो -9, और j कैप क्रॉस k कैप कितना होता है? i कैप। इसको थोड़ा सॉल्व किया तो इसका एरिया वेक्टर कितना आ गया यार? -9 i कैप + 6 j कैप + 4 k कैप। सही लिखा है ना? तो इसका एरिया वेक्टर -9 i कैप + 6 j कैप + 4 k कैप, इसका एरिया वेक्टर आ गया। तो बस तुम बताओ कि एरिया वेक्टर निकाल लिया,
और ई वेक्टर तो दे ही रखा है, बस अब हम है ना बिंदास बोल सकते हैं कि इस सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होगा, सिंपली ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर वैल्यू रख देते हैं। ई वेक्टर तो हमको दे रखा है 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, ये दे रखा है। डॉट एस वेक्टर -9 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 4 k कैप, है ना। बस फ्लक्स के लिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, है ना। तो तुम आराम, याद है ना, फ्लक्स के लिए सिंपली इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और डॉट प्रोडक्ट करना तुमने पढ़ा होगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट में आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, जे कैप में जे कैप का और के कैप में के कैप का, सही बोला ना। वही Yes, sir. पहले आई कैप के कोफिशिएंट में आई कैप का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × -9 प्लस जे कैप के कोफिशिएंट में जे कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 6 प्लस के कैप के कोफिशिएंट में के कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4। सॉल्व कर लोगे नहीं, कितना आ गया 12 + 12 24, 15 24 - 9 करेंगे तो 15, और यूनिट वोल्ट पर मीटर। अब सही शब्दों में तो ये बोलेंगे कि सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स 15 वोल्ट × मीटर है। अब मूर्खों टाइप से पूछा है कि इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है, तो क्या आंसर देना होगा, 15. बताया था, है ना। किसी भी अपनी इंडियन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी भी सरफेस से पास होने वाली टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन कोई फ्लक्स बोलते हैं, तो फ्लक्स 15 है, तो मूर्खों की लैंग्वेज में बोलेंगे कि इससे गुजरने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी 15 है, जैसे गिन सकते हैं ऐसे। तो हम ये लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग, ये भी कितनी होंगी 15, ऐसा लिखेंगे, ठीक हो जाएगा। तो ये सब कर लिया, अब मैं वापस नोट करने के लिए पीछे आ रहा हूँ यार, इसको नोट कर लेना। कहा यहीं से करना है ना, हर पेज पे मैं 2-2 3-3 मिनट रुकूंगा, फटाफट नोट करना है यार। क्लास के बाद नोट करना और सब मत करना, हाथों हाथ यही नोट करना है। 3 मिनट रुक रहा हूँ, फटाफट करो। हो गया। हो गया, यस सर। नेक्स्ट। पेज चेंज कर रहा हूँ, ये लिख देना। छूट गया तो भी दुखी मत होना, मैं क्लास के बाद स्लाइड तुमको भेज ही देता हूँ। सभी ने वो कॉमन ग्रुप ज्वाइन कर लिया है ना यार, रेजोनेंस की तरफ से PA 5 से 8 तक अलग ग्रुप बना रखा है। तो सारी जो चीजें भेजनी है वो उसी ग्रुप पे भेजूंगा, जिसने नहीं किया वो कर लेना ज्वाइन।
हो गया नोट? हो गया सर। नेक्स्ट पेज से। हो गया ना? नेक्स्ट पेज। हो गया सर। इसमें लिख देना, एक लाइन लिख देना, इसमें लिखना सिंस फ्लक्स इज अ रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इसमें एक लाइन लिख देना सिंस फ्लक्स इज अ रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट, सिंस फ्लक्स इज अ रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, सिंस फ्लक्स इज a result of dot product, so it is a kind of scalar. Since flux is a result of dot product, so it is a kind of scalar. Since flux is a result of dot product, so flux is a kind of scalar, so we can add it algebraically. Algebraically add करना मतलब रुपए पैसे के टाइप से add करना, ठीक है? So since flux is a result of dot product, so it is a kind of scalar, so we can add it algebraically. लिख दिया ना? Flux is a result of dot product, so it is a kind of scalar, so we can add them algebraically. चलो इसको लिख देना फटाफट। कर लिया है? No, sir. हो गया सर। हो गया नोट? नेक्स्ट पेज। यस सर। लिख देना क्वेश्चन में, बस इतना लिख देना है, फाइंड फ्लक्स, क्वेश्चन में इतना लिख देना, फाइंड इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, ठीक है ना? फाइंड इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, ठीक है ना? फाइंड इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, या ब्रैकेट में लिखना, इसी को दूसरे शब्दों में लिखना, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, ठीक है ना? फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस है, ब्रैकेट में लिखना फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, दोनों का मतलब सेम ही है।
कर लिया नोट? Yes, sir. हो गया हो गया? Yes, sir. डिस्कस कर दीजिए अब। जस्ट एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। सर इसके बाद एक ही टॉपिक बचेगा, गॉस थ्योरम। हाँ भाई, चित्र बनाने में सर हाँ, नहीं इसके बाद ये गॉस थ्योरम, डाइपोल और कंडक्टर की प्रॉपर्टी, फिर ट्राई करूंगा कि इस मंथ में अपना कंप्लीट हो जाए। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ यार, पूरा अटेंशन अब देना। आवाज आ रही है? Yes, sir. तो देखो अभी तक तो हमने जितने भी, प्लीज अब आवाज नहीं है तो ध्यान रखना कि अभी तक तो हमने जितने भी केसेस लिए थे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही टेढ़ा हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता था। और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तब तो फ्लक्स के लिए हम ES cos थीटा लगा सकते थे, लेकिन अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म होता है। और तुम खुद बताओ कि काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो फिर टोटल फ्लक्स के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सही बोला ना? है ना? Yes, सोच sir. सकते हो ये काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो टोटल फ्लक्स के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलो इसी का एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना? ध्यान से देखना इस बार तुम। ठीक, देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई सरफेस है जो कि स्क्वायर है, ध्यान रखना। तो इस बार हमको दे रखा है कोई स्क्वायर शेप की सरफेस है जिसकी लेंथ भी a और विड्थ भी है, जैसे स्क्वायर शेप की सरफेस है जो एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है ना? ये एक्सिस एक्स एक्सिस, ये एक्सिस वाई एक्सिस, और वर्टिकली बाहर वाला जो एक्सिस है उसको जेड एक्सिस बोला है, जिसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे ना। हेलो Yes, sir. बोर्ड में ऐसी पिन थोड़ी काट सकता हूँ। तो एक्स वाई और वर्टिकल एक्सिस को जेड एक्सिस बोला है। बंद कर दो डिस्प्ले। ये तो हमको दे रखा है कि ए साइड की कोई स्क्वायर सरफेस है जो कि एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है, ठीक है? अब देखो इसको काटने वाला कोई अजीब टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और हमको दे रखा है कि इस बार इसको काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है ना, इसकी डायरेक्शन तो के कैप है, के कैप मतलब जेड डायरेक्शन है, लेकिन इसकी जो वैल्यू वो एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रही है और के एक्स स्क्वायर के कैप ऐसे चेंज कर रही है ना। वही उसको काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है और उसका एक्सप्रेशन के एक्स स्क्वायर के कैप है, जहाँ के कोई कांस्टेंट है। बस हमको देखना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण स्क्वायर सरफेस से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होगा वो देखना है। चलो हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं। तो हमको दे रखा है कि ए साइड की स्क्वायर सरफेस है जिसको हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है ना। अब इसको काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड खतरनाक है, तुम चित्र में बताओ, है ना, देखते बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के पे मतलब जेड डायरेक्शन में मतलब डॉट की डायरेक्शन में, लेकिन इसकी वैल्यू वो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ चेंज कर रही है, के एक्स स्क्वायर के टाइप से चेंज कर रही है। बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह टाइप का होगा उसको थोड़ा सा ड्रॉ भी कर सकते हैं। तुम बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पे मतलब इसकी डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में तो डॉट में होगी, लेकिन इसकी वॉल्यूम नॉन यूनिफॉर्म है। तो तुम बताओ ये जो लाइन है इस पूरी लाइन पर एक्स कोऑर्डिनेट कम है ना। तुम बताओ कि ये जो लाइन है इधर एक्स कोऑर्डिनेट कम है, तो यहाँ काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा, मतलब छोटे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इस लाइन पर बताओ एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा है तो काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, मतलब बड़े डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और इधर एक्स कोऑर्डिनेट और ज्यादा है तो काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी और ज्यादा होगा और बड़े डॉट से। ठीक ठाक बना है ना चित्र? Yes, sir. Yes, sir. इधर एक्स कोऑर्डिनेट कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इधर ज्यादा होगा, इधर और ज्यादा होगा। तो बस इस बार इस सरफेस से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होगा वो देखना है। तो तुम बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस सरफेस को परपेंडिकुलर काट तो रहा है, मतलब फ्लक्स E इंटू एस तो होगा, लेकिन तुम बताओ कि काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो गुजरने वाला फ्लक्स भी अलग अलग होगा। तुम बताओ इस पट्टी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो गुजरने वाला फ्लक्स कम, इस पट्टी को काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा होगा। तो हर एलिमेंट से गुजरने वाला फ्लक्स अलग अलग है, तो बताओ टोटल फ्लक्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? Integration. Integration. तो टोटल फ्लक्स की प्लीज आवाज, टोटल फ्लक्स के लिए हमको इंटीग्रेशन करना होगा। तो बस इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये जो भी सरफेस है उसको ऐसे पतली पतली पट्टियों में डिवाइड करते हैं, सही है ना। तो इंटीग्रेशन के लिए जो भी सरफेस है उसको पतली पतली पट्टियों में डिवाइड करते हैं। और चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस की कोई पतली सी पट्टी लेते हैं, मतलब पतला सा एलिमेंट लेते हैं। सही बोला ना यार? Yes, sir. है ना? वही इस पूरी सरफेस को ऐसी पतली होती पट्टियों में डिवाइड करते हैं और ऐसा करते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पर यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस की कोई पतली सी पट्टी लेते हैं या पतला सा एलिमेंट लेते हैं। चलो इस पतली सी पट्टी का एरिया भी देख सकते हो ना, ये तुम खुद बताओ कि इस पतली सी पट्टी की लेंथ तो कितनी होगी a और विड्थ dx है, तो इस पतली सी पट्टी का एरिया कितना हो गया a dx। सही लिखा है ना? Yes, sir. इस पतली सी पट्टी का एरिया तो a dx और ये पट्टी x डिस्टेंस पर है, तो उसको काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? k स्क्वायर होगा, जिसकी डायरेक्शन ऐसी डॉट में होगी। बस तुम खुद बताओ, ये बताओ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर काट रहा है ना? हेलो, Yes, sir. देख के बताओ, ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा होगा, तो होता है इस छोटे से एलिमेंट या पतली सी पट्टी से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? सिंपली E इंटू ds। cos थीटा की तो जरूरत नहीं है ना, No, sir. No, sir. डायरेक्ट बोल सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा है, तो इस बताओ पतले से एलिमेंट या पतली सी पट्टी से गुजरने वाला फ्लक्स E इंटू ds होगा। तो लिख देता हूँ कि पतली सी पट्टी से गुजरने वाला फ्लक्स E इंटू ds। तो बताओ E तो इसको काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो x डिस्टेंस पर पट्टी लिए तो इसको काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो k स्क्वायर इंटू ds इस पतले से एलिमेंट का एरिया a dx। तो हम बोल सकते हैं कि पतली सी पट्टी से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? E की जगह k स्क्वायर इंटू ds इस पतली पट्टी का एरिया a dx। तो बस आराम से बताओ कि पतली सी पट्टी से गुजरने वाला फ्लक्स इतना है, तो इस पूरे सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स इसका इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन E ds। सही बोला ना? तो इस पूरे सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स इसका इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन E ds। तो इंटीग्रेशन E तो काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड k स्क्वायर और ds पतली सी पट्टी का एरिया a dx। बस कर सकते हैं ना? तो टोटल फ्लक्स, चलो लिमिट भी रख देता हूँ। बताओ dx से तो x की लिमिट, तो बताओ कहां से कहां तक?
0 to से x इक्वल टू 0 से a तक, तो x यहाँ से माप रहे हैं, तो सबसे पहली पट्टी ये होगी जिसके लिए x इक्वल टू 0, फिर 1 2 3 करते हुए लास्ट पट्टी ये होगी जिसके लिए x इक्वल टू a। तो ये सरफेस कहां से कहां तक फैली हुई है, x इक्वल टू 0 से a तक फैली है, तो लिमिट x इक्वल टू 0 से a। चलो कर लेते हैं। तो इसमें कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, तो k इंटू a तो कांस्टेंट है बाहर, और बचेगा क्या, x स्क्वायर dx। तो x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 लिमिट x इक्वल टू 0 से a। तो तुम बताओ, है ना, तो k बाहर, अपर लिमिट पे x की जगह a रखेंगे तो a क्यूब बाय 3 माइनस लोअर लिमिट पे x की जगह 0 रखेंगे तो 0। तो इससे गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा यार, a की पावर 4 ओपन 3, ये हो गया, सही है ना। हेलो, यस सर। इससे गुजरने वाला टोटल फ्लक्स इतना हो गया, ठीक है। तो बस इससे हमको एक ही चीज पता चली कि काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो टोटल फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो तब फ्लक्स E इंटू एस की जगह इंटीग्रेशन EDS करना होगा, ठीक है। अब चलो इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूँ यार, है ना, सोच समझ करके आंसर है ना। जैसे अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड kx स्क्वायर k की भी था, लेकिन अब डराने के लिए दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड kx स्क्वायर k कैप प्लस kz स्क्वायर i कैप है। बताओ इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, सेम। उतना ही, बिल्कुल सही बोला, है ना, बहुत स्मार्ट ही बताया कि इस बार भी उससे गुजरने वाला फ्लक्स उतना ही होगा। तुम बताओ कि ये जो कंपोनेंट है ना, तुम बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो कंपोनेंट है तो z डायरेक्शन में, ये तो सरफेस को काटेगा, मतलब इसके कारण तो फ्लक्स गुजरेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो कंपोनेंट है वो i कैप में तो x डायरेक्शन में है, तो ये तो सरफेस के रेंगते ही चला जाएगा, काट ही नहीं पाएगा, तो इसके कारण फ्लक्स 0, इसकी वैल्यू कितनी भी उससे कोई मतलब नहीं है। प्लस मैं और डराने के लिए बोल रहा हूं कि k y क्यूब का j कैप है, तो ये बताओ इसका भी कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नो सर। नहीं नो पड़ेगा। सर। हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट x डायरेक्शन में, ये भी सरफेस के पैरेलल है, काट ही नहीं पाएगा, तो इसके कारण भी फ्लक्स आंखें बंद करके 0, और ये कंपोनेंट j के मतलब y डायरेक्शन में, ये भी सरफेस के पैरेलल निकल जाएगा, ये भी काट नहीं पाएगा, तो इसके कारण भी फ्लक्स 0। जो भी फ्लक्स होगा इस z कंपोनेंट के कारण ही होगा, है ना। कोई मूर्ख होगा पूरा डिटेल मैथमेटिकल करेगा तब तक तो गाड़ी छूट जाएगी, ठीक। अब आगे नहीं करा पाऊंगा यार, क्योंकि अब एक बार शीट निकाल लेना, है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका यार। सर अगर के वाई क्यूब के कैप हुआ तो कुछ भी हो यार, y क्यूब कुछ भी हो, लेकिन i कैप और j कैप के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है x और y डायरेक्शन में होंगे, तो इस सरफेस के पैरेलल ही है, काट ही नहीं पाएंगे, तो सर मतलब इसके कारण तो फ्लक्स आंखें बंद करके 0 ही होगा। हाँ, इधर पूछ रहे हो क्या यहाँ, हाँ सर दो वेरिएबल्स हुए तो जैसे kx स्क्वायर i कैप की जगह ky स्क्वायर k कैप ऐसा होता, तो फिर y पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर हम ऐसी पट्टियां लेते हैं, y डिस्टेंस पर dy की पट्टी लेते हैं, और अगर x और y दोनों पे डिपेंड करता तो फिर हमको एलिमेंट अलग लेने पड़ते, फिर x पर dx और y पे dy का एलिमेंट ऐसा लेना होता है, ठीक है। तो आगे उसको नेक्स्ट क्लास में आगे हम करेंगे, अभी यह शीट निकाल लेना, जितने क्वेश्चन किए होंगे उतने डिस्कस कर लेंगे, बाकी मोस्टली हो गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, लिया है। चलो भी शीट निकाल लेना, ठीक है। शीट को स्क्रीन पर एक बार ला रहा हूं, दिख रही है शीट, यस सर। तो इसमें पहले एक्सरसाइज 1 में कर लेते हैं, कहाँ चला गया, हाँ सर सेक्शन F। अरे ये तो ऑब्जेक्टिव आ गए यार, सब्जेक्टिव का, हाँ ये निकाल लिया ना यार, हेलो, यस सर। हाँ एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट, प्लीज यार जिसका डिस्टरबेंस है वो माइक ऑफ रखो यार, डिस्टर्बेंस माइक ऑफ रखो उसका। तो चलो एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट का ये ई सेक्शन तक कर लिए थे हमने, एफ सेक्शन में कौन सा पूछता है, सर फर्स्ट। फर्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है यार, है ना,
उसको मुझे उधर ही बताना पड़ेगा यार, है ना। उसको मैं स्क्रीन पर ही बता देता हूँ। चलो यहाँ स्क्रीन पर बताऊंगा, ज्यादा सही रहेगा यार। नहीं पाऊंगा। हाँ। तो इसमें एक्सरसाइज 1 के पार्ट फर्स्ट का कौन सा F1 पूछा था ना, तो उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो सुन लेना यार। क्या हो रहा है यार ये? हेलो। यस सर। हाँ ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1 का जो F1 क्वेश्चन है उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, और वो और भी किसी क्वेश्चन में यूज हो रहा है, और कंडक्टर की प्रॉपर्टी में भी यूज होगा। तो अब राइट टाइम है इसको देख सकते हैं यार। ठीक है, ठीक, देखो पहले मैं इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद वो क्वेश्चन तो इजीली कर ही सकते हैं। ठीक है, देखो इस बार हमको दे रखा है कि दो, एक मिनट यार, इस बार हमको दे रखा है कि दो कॉन्सेंट्रिक होलोस्फीयर है। प्लीज माइक ऑफ रखो यार। जैसे मान लेते हैं दो कॉन्सेंट्रिक होलोस्फीयर है, अंदर वाले स्फीयर का चार्ज Q1 और रेडियस R1, और बाहर वाला जो होलोस्फीयर है उसका चार्ज Q2 और रेडियस R2 है। यानी इनकी टोटल एनर्जी कितनी होगी वो सब पूछा है। ठीक है, तो हमको अच्छे पता है कि इन दोनों की एक तो सेल्फ एनर्जी होगी, सही है ना। इन होलोस्फीयर की एक तो सेल्फ एनर्जी होगी K²²2R, ये तो होगी, लेकिन साथ में दोनों पास पास रखें, तो दोनों पास पास रखें मतलब दोनों की आपस में भी एनर्जी होगी, जिसको इंटरेक्शन एनर्जी बोलते हैं। आवाज आ रही है ना? तो ये ध्यान रखना है, इन दोनों स्फीयर की सेल्फ एनर्जी तो होगी, लेकिन दोनों पास पास रखें, दोनों की आपस में भी एनर्जी होगी, जिसको इंटरेक्शन एनर्जी बोलते हैं। तो सेल्फ एनर्जी तो पढ़ ली थी। एक बार देखते हैं कि दोनों की आपस में एनर्जी है, इंटरेक्शन एनर्जी कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो ध्यान रखना कि इस बार हमको सॉरी, इस बार हमको दोनों की आपस में एनर्जी मतलब इंटरेक्शन एनर्जी निकालनी है। तो उसके लिए हम चाहे तो पहले के कारण दूसरे की भी एनर्जी निकाल सकते हैं, या चाहे तो दूसरे के कारण पहले भी निकाल सकते हैं। वो एक्शन और रिएक्शन सेम ही होंगे ना? यस सर। तो ध्यान से सुनना कि इनकी आपस में एनर्जी निकालनी है, तो पहले के कारण दूसरे की भी एनर्जी निकाल सकते हैं, चाहे तो दूसरे के कारण पहले की भी निकाल सकते हैं। आंसर वही होगा। चलो मूर्खों टाइप से दोनों निकाल लेते हैं, है ना। चलो पहले ऐसा करते हैं कि पहले ऐसा करते हैं कि पहले के कारण दूसरे की एनर्जी मतलब अंदर वाले स्फीयर के कारण बाहर वाले स्फीयर की एनर्जी निकाल लेते हैं। तो स्किल होती है इसकी यार, ध्यान रखना कि है ना, अंदर वाले स्फीयर के कारण बाहर वाले स्फीयर की एनर्जी निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले पहले के कारण दूसरे पर गिरने वाला पोटेंशियल देखेंगे। तो तुम बताओ कि इस स्फीयर के लिए बाहर वाला पॉइंट होगा ना, तो इस स्फीयर के कारण इस बाहर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा बताओ? K ओपन सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r, सही बोला ना। यस सर। तो पहले कारण दूसरे की एनर्जी निकालनी है, तो पहले के कारण दूसरे पर पोटेंशियल। तो बताओ अंदर वाले स्फीयर के कारण इस बाहर पोटेंशियल कितना होगा? K ओपन सेंटर से डिस्टेंस, तो K Q की जगह Q1 ओपन सेंटर से डिस्टेंस R2। तो बताओ पहले के कारण दूसरे पर पोटेंशियल इतना होगा, और इस पोटेंशियल में कौन रखा हुआ है? दूसरे वाला स्फीयर रखा है जिसका चार्ज Q2 है। तो बताओ अब पहले के कारण दूसरे की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? K/Q1 सॉरी, पहले कारण दूसरे की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? QV। तो Q की जगह तो इसका चार्ज Q2, और V क्या होगा? पहले के कारण दूसरे पर पोटेंशियल मतलब K/Q1 पर R2। सही लिखा है ना? यस हेलो, सर। ये ध्यान रखना है, फिर से बोल रहा हूँ कि आपस में एनर्जी निकालनी है। तो चलो पहले पहले के कारण दूसरे की एनर्जी निकालते हैं। तो स्किल होती है कि पहले के कारण दूसरे की एनर्जी निकालनी है, तो पहले पहले के कारण दूसरे पर पोटेंशियल देखेंगे। तो
तुम बताओ कि पहले स्फीयर के कारण दूसरे पर पोटेंशियल कितना होगा, KQ अपन सेंटर से डिस्टेंस R2, और इस पोटेंशियल में दूसरा वाला स्फीयर रखा हुआ है जिसका चार्ज Q2 है, तो पहले के कारण दूसरे की पोटेंशियल जी QV, तो Q तो इसका चार्ज Q2 इंटू V, पहले के कारण दूसरे पर पोटेंशियल या दूसरे पर रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या आएगा, पहले के कारण इसमें V कौन सा होगा, पहले के कारण दूसरे पर पोटेंशियल होगा या दूसरे पर रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा, पहले के कारण दूसरे को। बिल्कुल सही बोला तुमने। याद रखना कि इस बार हमको इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालनी है, पहले के कारण दूसरे की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो उसमें पोटेंशियल भी पहले के कारण दूसरे पर पोटेंशियल आएगा। इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो पहले के कारण दूसरे की पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अपन R2, मतलब K Q1 Q2 अपन एक्सटर्नल रेडियस आ गई, सही है ना। और तुम बताओ कि पहले के कारण दूसरे की पोटेंशियल एनर्जी उतनी है, तो एज ए रिएक्शन दूसरे के कारण पहले की भी पोटेंशियल एनर्जी उतनी होगी। तुमको विश्वास है ना, तुमको न्यूटन भगवान पे भरोसा नहीं हो तो हम निकाल भी सकते हैं, एक बार बेवकूटाई से वो भी कर लेते हैं, है ना। अभी पहले के कारण दूसरे की निकाली थी, एक बार बेवकूटाई से दूसरे के कारण पहले की भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, तो उसके लिए वही तरीका है ना, उसके लिए वही तरीका की दूसरे के कारण पहले की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो उसके लिए दूसरे के कारण पहले पर पोटेंशियल देखेंगे। तो तुम बताओ इस स्फीयर के लिए अंदर वाला पॉइंट है, तो इस स्फीयर के कारण यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, KQ upon R2 KQ अपन उस स्फीयर की रेडियस, तो KQ की जगह Q2 अपन स्फीयर की रेडियस R2, और इस पोटेंशियल में कौन रखा हुआ है, ये पहले वाला स्फीयर रखा हुआ है, तो पहले के पोटेंशियल के कारण दूसरे की पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी क्या बोल गया, दूसरे के पोटेंशियल के कारण पहले की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, QV, तो Q तो इसका चार्ज Q1 और V होगा दूसरे के कारण पहले पर पोटेंशियल, मतलब K Q2 अपन R2। इसको सॉल्व करेंगे तब भी कितना आएगा बताओ, K Q1 Q2 अपन R2 यही आएगा। तो बताओ पहले के कारण दूसरे की पोटेंशियल एनर्जी उतनी है, तो एज ए रिएक्शन दूसरे के कारण पहले की भी पोटेंशियल एनर्जी उतनी होगी, है ना। वैसे तुमको न्यूटन भगवान पे भरोसा करना चाहिए था, नहीं किया, गधों से सॉल्व किया तब भी वही आंसर आ गया, ठीक है। बस अब ध्यान रखना तुम्हें ना कि अब मूर्खों टाइप से इतना कचरा करने की जरूरत नहीं है, अब अच्छे ध्यान रखना, ये मैं बड़े से अक्षरों में लिख देता हूँ, तो आगे इतना कचरा करने की जरूरत नहीं, तुम अच्छे ध्यान रखना कि कभी दो स्फीयर कॉन्सेंट्रिक रखे हो, या कॉन्सेंट्रिक तो क्या एक के अंदर एक रखे हो तभी काफी है, बताओ नॉन कॉन्सेंट्रिक होंगे तब भी आंसर वही आएगा, तुमको बताओ नॉन कॉन्सेंट्रिक होंगे तब भी दूसरे के कारण पहले पर पोटेंशियल अंदर सब जगह उतना ही होगा, तो कॉन्सेंट्रिक भी जरूरी नहीं है बस एक के अंदर एक रखे हो, तो कभी भी दो स्फीयर एक के अंदर एक रखे हो तो इनकी आपस में पोटेंशियल जो है इंटरेक्शन एनर्जी K Q1 Q2 अपन एक्सटर्नल रेडियस होती है, सही बोला ना सर। तो ये हमने निकाल लिया, तो आगे इतना कचरा देखने की जरूरत नहीं है, इसको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना, ठीक है। तो मैं बड़े से अक्षरों में लिख देता हूँ, ऐसे मान लेते हैं कि दो स्फीयर कॉन्सेंट्रिक रखें या कॉन्सेंट्रिक भी रखने की जरूरत नहीं, बस एक के अंदर एक रखे हो तो काफी है, ठीक है। ठीक है ना, तो भी मान लेते हैं कि दो होलो स्फीयर कॉन्सेंट्रिक रखें या एक के अंदर एक रखें तब भी चल जाएगा, तो बस हमको देखना है कि इन दोनों की आपस में एनर्जी, है ना, इन दोनों की आपस में एनर्जी है, इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होगी वो देखना है तो आगे डायरेक्ट रखना कि दो होलो स्फीयर एक के अंदर एक रखे हो, है ना, वही सॉरी डायरेक्ट कि दोनों स्फीयर एक के अंदर एक रखे, चाहे कॉन्सेंट्रिक हो या नॉन कॉन्सेंट्रिक हो, इनकी आपस में एनर्जी है इंटरेक्शन एनर्जी, तो सिंपली K Q1 Q2 अपन एक्सटर्नल रेडियस, सही लिखा है ना, हेलो हेलो, तो आगे मुझे कंडक्टर वाले पार्ट पे नहीं बताऊंगा, याद रखना ये दो होलो स्फीयर कॉन्सेंट्रिक रखे हो नॉन कॉन्सेंट्रिक, बस एक के अंदर एक रखे हो तो इनकी आपस में एनर्जी है इंटरेक्शन एनर्जी K Q1 Q2 पर एक्सटर्नल रेडियस होगी, सही है ना। बस अब वाला क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, तो मैं वापस उस स्क्रीन पर आ रहा हूँ, है ना, तो अब इजीली कर सकते हैं। तो हमको दे रखा है कि दो कॉन्सेंट्रिक होलो स्फीयर है ना, प्लीज आवाज नहीं है, दो कॉन्सेंट्रिक होलो स्फीयर, वैसे हमको पता है कि कॉन्सेंट्रिक नहीं हो तब भी वही आंसर आएगा, दो कॉन्सेंट्रिक होलो स्फीयर है, अंदर वाले स्फीयर का चार्ज Q1 रेडियस R1, बाहर वाले स्फीयर का चार्ज Q2 और रेडियस R2, तो हमको पूछा है कि इस पूरे सिस्टम की टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो देखना है, तो अब तो बहुत इजीली कर सकते हैं, है ना। इस पूरे सिस्टम की टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछिए तो आराम से बताओ इसमें कौन कौन सी एनर्जी होंगी, बताओ
एक तो इस स्फीयर की सेल्फ एनर्जी होगी, सही बोला ना, Yes, sir. Yes, sir. एक तो इस होलोस्फीयर की सेल्फ एनर्जी होगी, एक इस होलोस्फीयर की सेल्फ एनर्जी होगी, और दोनों पास पर रखे हैं तो दोनों की आपस में भी एनर्जी होगी। तो चलो आराम से बताओ कि अंदर वाला भी होलोस्फीयर है तो इसकी भी सेल्फ एनर्जी kq²/2r, तो कितनी आएगी kq1²/2r1। ऐसे बताओ, बाहर वाला भी होलोस्फीयर है तो उसकी सेल्फ एनर्जी kq2²/2r2 इतनी होगी, और एक दोनों पास पास रखे हैं दोनों की आपस में भी एनर्जी होगी। और मैंने चमका कर बताया था कि दो स्फीयर एक के अंदर एक रखे हो तो इनकी आपस में एनर्जी कितनी होती है बताओ, kq1q2 अपन एक्सटर्नल रेडियस, तो kq1q2 अपन एक्सटर्नल रेडियस r2, ये नॉन कॉन्सेंट्रिक रखे होते तब भी आंसर बिंदास वही आता। कॉन्फिडेंस है ना? यस सर। तो ये हमने इजीली कर लिया। ठीक, अब देखो, अब F2 क्वेश्चन भी वैसा ही है ना, F2 क्वेश्चन भी इसी का भाई है, इसी के जैसा है। तो चलो मैं बताता हूँ, मेरे ख्याल से ये इंटरेक्शन एनर्जी का कंसेप्ट नहीं बताया था तो ये F1 के साथ साथ F2 भी फिर नहीं होगा तुमसे। ठीक है, तो एक बार देख लेना उसको, ऐसे टाइम हो गया सर। जैसे क्लास देख लेना। सेंटर पर क्यों नॉट इधर, मैं स्क्रीन पे ही कर देता हूँ। 2 मिनट रुक जाना यार। भूख लग रही भूख लग रही है। हाँ, ध्यान से देख लेना क्लियर। तो देखो लास्ट जस्ट 2 मिनट में ले रहा हूँ, सुन लेना। तो देखो इसमें हमको दे रखा है कि प्लस q नॉट का कोई छोटा सा पॉइंट चार्ज है ना इधर, तो हमको दे रखा है प्लस q नॉट का कोई छोटा सा पॉइंट चार्ज है जो सेंटर पे बिल्कुल फिक्स, यार आवाज कहाँ से हो रही है, वही प्लस q नॉट का कोई छोटा सा पॉइंट चार्ज है जो सेंटर पे बिल्कुल फिक्स है, और इसके कॉन्सेंट्रिक हमने कोई होलोस्फीयर लिया है जिसका चार्ज q और रेडियस शुरू में r है। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट चार्ज को तो ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन ये जो होलोस्फीयर है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, इतना आसान थोड़ी है। तो चलो मान लेते हैं कि कोई बाहुबली जैसा इंसान है, वो क्या कर रहा है कि ये पॉइंट चार्ज को तो ऐसे ही रहने दे रहे हैं, लेकिन इस होलोस्फीयर को हम धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसका चार्ज तो उतना ही होगा लेकिन एक्सपेंड होगा, रेडियस बढ़ेगी, कुछ टाइम के बाद 2r हो गई है। तो बस हमको देखना है कि इस होलोस्फीयर को r से 2r तक एक्सपेंड करें, तो इस ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल फोर्स किसका वर्क डन पूछा है, तो भूल भी गया, इलेक्ट्रिकल, इसका वर्क डन पूछा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क डन। क्या हो रहा है, हाँ सॉरी मैंने गलत लिख दिया है यार, फिर से लिखना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, क्यों हमको दे रखा है कि पॉइंट चार्ज तो ऐसा ही है लेकिन होलोस्फीयर को एक्सटेंड कर रहे हैं और इसकी रेडियस r से 2r बढ़ा रहे हैं, तो इस ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क डन कितना, यही पूछा है ना यार? यस सर। ये अगेंस्ट पूछा है यार, दोनों पूछा है सर। अगेंस्ट पूछा है यार। सर दोनों पूछा है। चलो पहले अगेंस्ट लिख देते हैं। ठीक है यार, क्या हो रहा है तो यार, ये बोल रहा हूँ, इसकी रेडियस r से 2r तक बढ़ा रहे हैं, तो इस ड्यूरिंग सबसे पहले पूछा है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, ये पहले पूछा है। ठीक है, तो मैंने 10 बार बताया था कि कभी भी, है ना, कई बार बताया था कि कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमको कितना वर्क करना पड़े ऐसा पूछे तो चमका कर बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम जितना भी वर्क करेंगे वो इंक्रीज इन पोटेंशियल हो जाएगा। शक तो नहीं है? No, sir. No, sir. कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमको जितना ही वर्क करना पड़ेगा वो इंक्रीज इन पोटेंशियल चेंज जाएगा, मतलब u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो लिख देता हूँ कि हमको जितना ही वर्क करना पड़ेगा इंक्रीज इन पोटेंशियल चेंज जाएगा, मतलब u फाइनल माइनस u इनिशियल में जाएगा। बस हमको u फाइनल और u इनिशियल लिखना है। तो सबसे पहली चीज में कौन कौन सी एनर्जी लेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले बताओ कि पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी, इसमें 3 एनर्जी होंगी, एक तो पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी, एक इस होलोस्फीयर की सेल्फ एनर्जी और एक दोनों की आपस में एनर्जी। सबसे पहले बताओ पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी को कंसिडर करने की जरूरत है क्या? No, sir. पॉइंट चार्ज तो वैसा के वैसा ही है, तो उसकी तो सेल्फ एनर्जी जितनी शुरू में होगी उतनी बाद में होगी, कैंसिल हो जाएगी। या तुमको ज्यादा इस पॉइंट चार्ज से प्रेम हो तो इस पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी को मैं बड़ा सा यूनिट लिख देता हूँ, ठीक है, लेकिन वो एज इट इज रहेगी, है ना। उसके बाद
आपस में एनर्जी लेंगे, और बताओ इस बार बाहर वाला जो होलोस्फीयर है उसकी सेल्फ एनर्जी लेंगे या नहीं? लेंगे। लेंगे ये सर। खतरनाक चीज है यार। तो मैंने क्लियरली बताया था कि अभी तक तो जितने भी केस थे उसमें कभी भी हमने होलोस्फीयर की सेल्फ एनर्जी नहीं ली थी, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन है उसमें होलोस्फीयर का चार्ज तो कांस्टेंट है, लेकिन रेडियस चेंज हो रही है। तो रेडियस चेंज हो रही है तो इस होलोस्फीयर की सेल्फ एनर्जी भी चेंज होगी, और सेल्फ एनर्जी चेंज होगी इसलिए इसको भी लेना पड़ेगा। सही बोला ना? तो ध्यान रखना कि इस बार पोटेंशियल एनर्जी में कौन सी लेंगे? पॉइंट चार्ज की तो सेल्फ एनर्जी लेने की जरूरत नहीं, प्रेम हो तो ले सकते हो। उसके बाद होलोस्फीयर की सेल्फ एनर्जी और दोनों की आपस में एनर्जी, तो बस हमको जितना ही है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमको जितना ही वर्क करना पड़ेगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जाएगा, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। पहले यू इनिशियल देखते हैं। तो इनिशियली पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी, होलोस्फीयर की सेल्फ एनर्जी और दोनों की आपस में एनर्जी। पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो इसको तो मैं बड़ा सा यू नॉट लिख देता हूँ, वो पता है कि कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी को तो मूर्खों टाइप से यू नॉट लिख देता हूँ। फिर होलोस्फीयर की सेल्फ एनर्जी, तो होलोस्फीयर की सेल्फ एनर्जी कितनी होगी बताओ? kq²/2r। और तीसरा दोनों की आपस में एनर्जी, तो दोनों चार एक के अंदर एक रखें तो आपस में एनर्जी कितनी होगी बताओ? kq1q2 एक्सटर्नल रेडियस। सही बोला ना? तो kq1 की जगह q0, q2 की जगह q एक्सटर्नल रेडियस, r इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी फाइनल एनर्जी, तो फाइनली भी पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी, होलोस्फीयर की सेल्फ एनर्जी और दोनों की आपस में। पॉइंट चार्ज तो एज इट इज, उसकी तो सेल्फ एनर्जी यू नॉट की यू नॉट ही रहेगी, लिखने की जरूरत ही नहीं। एक होलोस्फीयर की सेल्फ एनर्जी, तो होलोस्फीयर की सेल्फ एनर्जी kq²/2r, लेकिन r की जगह 2r आ जाएगा, और दोनों की आपस में एनर्जी, एक के अंदर एक रखें तो आपस में एनर्जी कितनी होगी बताओ? kq1q2 एक्सटर्नल रेडियस, तो होता kq/q0 अब एक्सटर्नल रेडियस 2r। इसको सबट्रैक्ट करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमको कितना वर्क करना पड़ेगा वो आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। और देखो सेकेंड पार्ट में पूछा है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन, वो ऑब्वियसली उसका उल्टा आएगा। मैंने चमका कर बताया था कि वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, तो वो उसका उल्टा आ जाएगा। हो जाएगा? यस सर। सर मेरे ख्याल से उसके अलावा बाकी क्वेश्चन हो गए होंगे। अगली क्लास में बच्चों डिस्कशन करेंगे और गॉस थ्योरम और ये सब पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। सर तो ये आगे के जो स्क्रीनशॉट है मैं भी जस्ट तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देता हूँ, ठीक है ना? सर डिस्कस क्या करेंगे? हाँ सर सेक्शन एफ डिस्कस करेंगे। सेक्शन एफ अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी अगली क्लास में ये फ्लक्स और गॉस थ्योरम वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? हाँ सॉरी, डीपीपी अपने रह रही थी, डीपी नंबर 10 तक की थी ना हमने, यस यस सर। तो डीपीपी नंबर 11 और 12 कर देना। इस वीक 11 और 12 तक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? यस सर। तक तुम कर लेना। तो अभी शीट में ज्यादा होमवर्क नहीं है, तो ये डीपीपी नंबर 11 और 12 कर देना, ठीक? मात्र 1 मिनट ब्रेक बचा है सर। चलो मीटिंग एंड कर रहा हूँ। रोज रोज इतना क्यों लेते?